हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास हिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 1, 2 और 3 चैनल पर अपलोड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में प्रागैतिहासिक काल प्लस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे और पहले की जो भी वीडियो है हिस्ट्री कंप्लीट है, स्टार्टिंग से हम वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, तो उन वीडियो को आप जा करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको ल्यूसेंट में भी नहीं मिलते, तो कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस वीडियो में प्रागैतिहासिक काल। यहाँ से वीडियो स्टार्ट है। इससे पहले की जो भी प्राचीन भारत का इतिहास है, वेदों के बारे में, ये सब जो है आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन है? प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक एरा, प्रीटो हिस्टोरिक एरा और हिस्टोरिक एरा बोला जाता है। इसमें हम यहाँ पर करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक एरा बोला जाता है। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें किसी भी घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है। ठीक है, पहले हम इसको थ्योरी वाइज देखेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन देखते चलेंगे और फिर लास्ट में इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको ये पूरा याद हो जाए। ठीक है, हमको यहाँ पर याद करना है, रटना नहीं है, याद करके हमें रखना है। अब देखिए, ऐसा काल जिसमें किसी भी मानव घटनाओं का लिखित विवरण नहीं मिलता, वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, 35,000 बीसी से 2500 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। यानी कि सबसे लंबा जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल है। इसको याद रखिएगा। टाइम पीरियड है 35,000 बीसी से 2500 बीसी तक। और इसको प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें पत्थर के प्रयोग हुए थे। ठीक है, पत्थर के औजार थे, पत्थर की मूर्तियां थी, तो इसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ था, इसलिए पत्थर के प्रयोगों के आधार पर इसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। और इसी आधार पर इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, पाषाण काल भी प्रागैतिहासिक काल को ही कहा जाता है और पाषाण काल को इंग्लिश में बोला जाता है स्टोन एज। यानी कि पत्थर का प्रयोग जिस काल में सबसे ज़्यादा हुआ उसे पाषाण काल बोला गया। ठीक है, इतिहास का सबसे लंबा काल पाषाण काल है, जो कि 32,000 बीसी तक चला। यानी कि 35,000 बीसी से 2500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड अगर हम निकालें तो वो बैठता है 32,000 बीसी। तो सबसे लंबा काल पाषाण काल है। यहाँ पर पाषाण काल या फिर प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, पाषाण काल या फिर प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक एरा बोला जाता है, और पाषाण काल को स्टोन एज बोलते हैं। ये आप अच्छे से जान चुके हैं। पाषाण काल को 3 भागों में फिर से बांटा गया, जिसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जब ये 3 पार्ट आपको पता चले तो इनका टाइम पीरियड भी याद कर लीजिए। 35,000 बीसी से 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल, 10,000 बीसी से 5,000 बीसी तक मध्य पाषाण काल और 5,000 बीसी से 2500 बीसी तक नवपाषाण काल चला। तो ये टाइम पीरियड आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप इसको टिक करेंगे। पूरा पाषाण काल या फिर बोला जाए पूर्व पाषाण युग, पूरा पाषाण काल या फिर पूर्व पाषाण युग, दोनों को याद रखिए। इस काल के लोग शिकार पर अपनी जीविका निर्भर रखते थे। मतलब क्या है कि ये शिकार पर ही निर्भर थे। शिकार होगा तो ये खाना खाएंगे, वरना इनकी जीविका नहीं चलेगी। तो ये शिकार पर निर्भर थे और आग का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था, जिसको पूरा पाषाण काल बोला जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना मानव सीख गया था। तो याद रखिए यहाँ पर कि किस काल में पशुपालन करना सीखा गया, तो वो है मध्य पाषाण काल। पहला पालतू पशु, जब यहाँ पर पशुपालन किया गया तो पहला ऐसा कौन सा पशु था जिसको पाला गया? तो याद रखिए, कुत्ता ऐसा पशु है जिसको मध्य पाषाण काल में पहला पालतू पशु बनाया गया। और सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, और राजस्थान के बागौर में। इन दोनों नाम को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में
यहाँ पर पशुपालन साक्ष्य मिले थे सबसे पहले। औजार बनाना मध्य पाषाण काल में सीखे और पत्थर के औजार यहाँ पर बनाए जाते थे, क्योंकि ये पाषाण काल है तो यहाँ पर पत्थर की ही बात होगी। तो औजार बनाना यहाँ पर सीख गए थे और यहाँ पर जो औजार मिलते थे वो पत्थर के औजार मिलते थे। तो पत्थर या फिर स्फटिक बोले या फिर पत्थर बोले, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट है। पाषाणकालीन औजार की खोज किसने की थी? तो पाषाण काल औजार की खोज रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। इनको मिले थे पत्थर के जो औजार थे जो कि पाषाणकालीन औजार थे। प्राचीन चित्रकला के प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? तो प्राचीन चित्रकला के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिलते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में सबसे पहले प्राचीन चित्रकला के साक्ष्य मिले। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? तो पत्थरों की चित्रकारी के लिए ये फेमस है। तो याद रखिएगा, अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आए कि पत्थरों की चित्रकारी के लिए कौन फेमस है, तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका जो जगह है वो मध्य प्रदेश में आती है और मध्य प्रदेश का भीमबेटका पत्थरों की चित्रकारी के लिए फेमस है। बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में आते आते पहिए की खोज हो चुकी थी। तो पहिए की खोज यहाँ पर हो चुकी थी, जिससे वहाँ पर आने जाने के साधन प्राप्त हुए। कृषि की खोज नवपाषाण काल में हुई और सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले थे। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? ये पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। तो पश्चिमी बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले और कृषि की खोज भी नवपाषाण काल में हुई और पहिए की खोज नवपाषाण काल में ही हुई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली प्राचीन फसल कौन है? तो सबसे पहली प्राचीन फसल जो कृषि के लिए नवपाषाण काल में अपनाई गई वो है गेहूं और जौ। इनको याद रखिए, इनको कई बार क्वेश्चन बना चुके हैं जो एग्जाम है। तो गेहूं और जौ कृषि के अपनाई गई सबसे पहली प्राचीन फसल है। यहाँ पर चावल के फेमस स्थान कोल्डी हवा, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या मिला था? चावल मिला था। तो किस जगह पर? यूपी में कोल्डी हवा में चावल के दाने यहाँ पर मिले थे। चावल के दाने के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए थे नवपाषाण कालीन। कहाँ पर? यूपी में कोल्डी हवा में। यहाँ पर मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु, जो नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा। कौन सी धातु थी? तांबा। और तांबे से बना पहला औजार कहाँ पर मिला था और कौन सा मिला था? तो तांबे से बना हुआ पहला औजार कुल्हाड़ी था और ये अतिरंपकम, ठीक है, अतिरंपकम में मिला था। कहाँ पर? अतिरंपकम। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चावल का फेमस स्थान कोल्डी हवा यूपी में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। और मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे। मनुष्य की खोजी गई पहली धातु तांबा थी और तांबे से बना पहला औजार कुल्हाड़ी था, जो कि अतिरक्कमपुरम में मिला। पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? यानी कि मनुष्य का जो कंकाल मिला था सबसे पहले नर्मदा घाटी के निकट मिला था। कहाँ पर? नर्मदा घाटी के निकट सबसे पहले प्राचीन मनुष्य का कंकाल मिला। अब बात करते हैं आगे ऐतिहासिक काल। आगे ऐतिहासिक काल का वह काल होता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सकते। तो किस काम के? ठीक है, तो वहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उस काल के साक्ष्य मतलब वहाँ पर पढ़े नहीं जा सके। तो टाइम पीरियड कब था इसका? 2500 BC से 15 BC तक। इसको याद रखिएगा कि जो आगे ऐतिहासिक काल है उसका टाइम पीरियड 2500 BC से 1500 BC तक चला। यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिले पर उनको पढ़ा नहीं गया। इसमें हमको हड़प्पा सभ्यता या फिर बोले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो पढ़ने वाले हैं हम इसमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। पहले बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो मानव विकास का वह काल जिसका विवरण लिखित रूप से मिलता है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक काल है उसमें ऐसा विवरण जो कि लिखित रूप में मिलता है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। और उसका काल कितना था? 1500 BC से 650 AD तक। 1500 BC से 650 AD तक यहाँ पर ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है। धरती पर प्रवेश, देखिए धरती पर प्रवेश सबसे पहला ज्ञानी मानव होमो सेपियंस है।
और धरती पर लगभग 30 से 40 हजार साल पहले से ये मौजूद है। तो याद रखिएगा, धरती पर पहला ज्ञानी मानव होमो सैपियंस और धरती पर लगभग 30 से 40 हजार साल पहले से ये मौजूद है। तो यहाँ पर ये अब स्टार्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल हमने यहाँ पर पढ़ा, तो आइए इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको ये याद रहे। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा से। तो प्राचीन भारत का इतिहास 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा में वो काल होता है जिसमें कोई भी घटनाएं, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, और यहाँ पर जो भी काल कहलाएगा जिसमें लिखित साक्ष्य कहीं पर मिला ही नहीं, तो प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। और इसका टाइम पीरियड 35,000 BC से 2500 BC तक माना जाता है। इसमें पत्थर के प्रयोग हुए और इसलिए पत्थर के प्रयोगों के आधार पर इसका नाम प्रागैतिहासिक काल पड़ा, और इसी आधार पर इसे पाषाण काल भी बोला गया, क्योंकि पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर के काल को पाषाण काल बोल दिया गया। पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज बोला जाता है, और ये इतिहास का सबसे लंबा पाषाण काल है जिसमें 32,000 BC का टाइम पीरियड लगा। पाषाण काल या फिर प्रागैतिहासिक काल, स्टोन एज के बारे में देखें तो पाषाण काल को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया। पहला है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। टाइम पीरियड 35,000 BC से 10,000 BC, 10,000 BC से 5,000 BC मध्य पाषाण काल, और 5,000 से 2500 BC तक आता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल या फिर पूर्व पाषाण काल, दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हैं, दोनों को याद रखिए। इस काल के लोग शिकार पर अपनी जीविका निर्भर रखते थे और आग का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना सीख गए थे, और पशु जो सबसे पहले पालतू पशु बना वो कुत्ता था। सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? वो मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बैगौर में मिले थे। औजार बनाना मध्य पाषाण काल में सीख लिया था, और सबसे पहले औजार जो बना था वो पत्थर के औजार बने थे, और पत्थर को स्फटिक भी बोला जाता है। पाषाणकालीन औजार की खोज रॉबर्ट ब्रूस ने की थी, और प्राचीन चित्रकला के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिले, और भीमबेटका पत्थरों की चित्रकारी के लिए ही फेमस है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था, और कृषि के खोज भी नवपाषाण काल में ही हुई। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले थे, और मेहरगढ़ जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। जो चावल के लिए फेमस स्थान है वो कोल्डी हवा है, जो कि यूपी में स्थित है, जहां पर मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा कहलाई, और तांबे से बना पहला औजार कुल्हाड़ी था, जो कि अतिरंपकम में मिला। पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि प्राचीनतम कंकाल जो पाषाणकालीन मनुष्य का था वो नर्मदा घाटी के निकट मिला था। इसको आप याद रखिएगा। आगैतिहासिक काल में हमने पढ़ा कि यह काल वह काल जिसमें अधिक लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सका, तो वो कहलाया आगैतिहासिक काल, जिसका टाइम पीरियड 2500 BC से 1500 BC तक चला, और इसमें हमको हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने को मिलती है। ऐतिहासिक काल हम देखें तो मानव विकास का वह काल जिसका विवरण लिखित रूप में भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सकता था, जिसका टाइम पीरियड 1500 BC से 650 BC तक था। धरती पर सबसे पहला ज्ञानी मानव होमो सैपियंस है, और यह धरती पर लगभग 30 से 40 हजार साल पहले से मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एल्यूसेंट में यूनिट 3 है। यहाँ पर हम देखेंगे सभी इंपोर्टेंस थ्योरी और इंपोर्टेंस क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ये हमने अभी पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को हम आग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले स्थल हड़प्पा नामक स्थान पर खोजे गए, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कांस्य की चीज़ों का यूज़ किया गया था। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता दोनों बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो आप चाहें सिंधु घाटी सभ्यता बोलें, हड़प्पा सभ्यता बोलें या फिर कांस्य युगीन सभ्यता बोलें, आप एक ही सभ्यता की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कांस्य की खोज की वजह से कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई। तो कांसा जो बना होता है वो तांबा और टीन का बना होता है, और ये इसी टाइम पीरियड में यूज़ होता था। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता दोनों में से कोई भी अलग नहीं है, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। हड़प्पा नामक स्थल कहाँ पर पड़ता है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जगह है,
और ये मोंट गोमरी जिले रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा नामक स्थान कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और यह है मोंट गोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है, जिसे हड़प्पा कहा गया। हड़प्पा सभ्यता में या फिर सिंधु घाटी के उत्खनन या खुदाई में प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा यानी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। तो यहाँ पर दो प्राचीन नगर मिले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि सिंधु भाषा में कहा जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का सिंधु भाषा में अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, जिसकी खोज 1922 में हुई थी। और खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। तो याद रखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधु भाषा में क्या है? मृतकों का टीला, और इसके खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी, जो 1922 में इसको खोज पाए। और ये पड़ता कहाँ पर है? इसका स्थान कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु घाटी जो है उसके तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यानी कि इसमें नगर मिले थे, बड़े बड़े नगर मिले थे, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता बोला गया। सिंधु सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता, क्या बोला गया? सिंधु सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता। यहाँ जो भी स्थल मिले उसमें से केवल 6 को ही बड़े नगरों का दर्जा दिया गया। कौन कौन? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गणवारीवाला और धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। एक और है जिसको बोला गया लोथल, याद कर लीजिए, 7वां है लोथल, इसमें ऐड कर लीजिएगा। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो रहते थे वो द्रविड़ या फिर भूमध्य सागरीय कहलाए। हिंदू सभ्यता के बंदरगाह लोथल में और सुतकोतदा में थे। और हिंदूवासी मिठाई में क्या खाते थे? वो मिठाई में शहद खाते थे। सभ्यता की मुख्य फसल जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल है वो गेहूं और जौ है, इसको याद रखिएगा। सिंधुवासी मिठाई में क्या खाते थे? शहद खाते थे। और सिंधु सभ्यता के बंदरगाह का नाम लोथल और सुतकोतदा में है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर, तो याद रखिए इसका नाम है रोपड़। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर रोपड़ है, जो कि पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले वो गुजरात में मिले। और जुते हुए खेत या फिर बोले नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग करने के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो याद रखिएगा इसको, कालीबंगन में नक्काशीदार ईंटें और जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। तो इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी मानी गई? तो याद रखिएगा इसको कि त्रिभुजाकार सिंधु सभ्यता की आकृति को माना गया है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर इनका अन्न भंडार होता था, तो उसको सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत माना गया, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जो कि वहाँ पर अन्न भंडार थे यानी कि अन्नागार थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेलुहा। क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया। जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा जाता था, और मेलुहा का अर्थ ही सिंधु घाटी सभ्यता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की सभ्यता है? तो मेसोपोटामिया इराक देश की सभ्यता है, इसको याद रखिए। मेसोपोटामिया इराक देश की सभ्यता है, और यह सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे थी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ स्थित है? दजला और फरात नदी के किनारे। और इन दोनों नदियों के मुहाने पर एक शहर था, और उस शहर का नाम था बसरा। क्या नाम था? बसरा। और दलजा और फरात नदी को अब वर्तमान में टिग्रिस और यूफ्रेट्स कहते हैं। ठीक है, यूफ्रेटस या फिर टिग्री, तो दोनों में देखिए, दजला को टिग्री बोलते हैं और फरात नदी को यूफ्रेटस बोला जाता है। कौन सा ऐसा शहर था जिसमें दरवाज़ा और खिड़की आगे की ओर खुलते थे? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में जिसके दरवाजे और खिड़कियाँ आगे की ओर खुलते थे? तो याद रखिए, लोथल शहर एक ऐसा शहर था जिसके दरवाजे आगे की ओर खुलते थे, और ये गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है।
तीन मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली? तो तीन मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली, जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुपतिनाथ। तो याद रखिएगा कि पशुपतिनाथ मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। और तीन मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। ये एक ही क्वेश्चन है, ये आपसे मालूम कर सकता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ पर मिली? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भावचित्रात्मक लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कहलाई। और इस लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ा जाता था। दाईं ओर से बाईं ओर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि को पढ़ा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घरों और नगरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया? तो इस पद्धति का नाम रखिए ग्रिड पद्धति। इस पद्धति का नाम याद रखिएगा, ग्रिड पद्धति है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने नगरों और घरों को बनाने के लिए यूज करते थे ग्रिड पद्धति। धान की खेती होने का प्रमुख प्रमाण कहाँ से मिला? धान की खेती होने का प्रमाण लोथल और रंगपुरा से मिला। याद रखिएगा, लोथल और रंगपुरा, क्योंकि यहाँ पर चावल के दानों का साक्ष्य मिला था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या साधन प्रयोग करते थे? तो सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा। किसने कहा था? पिग्गट ने कहा था, इसको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी और इसीलिए इसे मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार मालूम होता है कि सिंधु सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, इसलिए इसे मातृ सत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है। या फिर यह भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ये कैसी सभ्यता है? मातृ सत्तात्मक सभ्यता। और क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ बहुत अधिक मिली, इसलिए मातृ सत्तात्मक सभ्यता कहलाई। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख भौगोलिक स्थल यहाँ पर देखिएगा। 4 दिशाओं में जो भौगोलिक स्थल थे वो किस प्रकार थे? उत्तर की ओर मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर में मांदा और जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी के किनारे। पूर्व में अगर देखें तो पूर्व में था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। और हिंडन नदी की सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। ठीक है। और पश्चिम में सुतकांगेडोर। पश्चिम में क्या है? सुतकांगेडोर, और ये बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान में किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। और यहाँ से प्राचीन चट्टान के स्थल मिले थे। प्राचीन चट्टान स्थल कहाँ से मिले थे? सुतकांगेगोर और बलूचिस्तान में, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण स्थल की बात करें तो दैमाबाद है। और दैमाबाद कहाँ पर? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। और प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? प्रवरा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और यहाँ से तांबे का रथ मिला था। दैमाबाद से तांबे का रथ मिला था। तो ये यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख स्थल थे, जो कि एक बार फिर से देखिएगा। उत्तर में मांदा, जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित हिंडन नदी के किनारे। और हिंडन नदी की सहायक नदी यमुना नदी है। पश्चिम में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान में स्थित दास्क नदी के किनारे। और यहाँ से प्राकृतिक चट्टान स्थल मिले थे। दक्षिण में देखिए दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। और प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। और दैमाबाद से क्या साक्ष्य मिले? तांबे का रथ यहाँ से मिला था। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के 4 भौगोलिक स्थल। अब यहाँ पर देखिए, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन साक्ष्य सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे। सैंधववासी यानी कि सिंधु सभ्यता के निवासी कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सैंधववासी
कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्र, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि ये तलवार के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए कहा गया सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं